हर वो चीज़ जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो एक पोटेंशियल वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकती है वॉर का। लैंड, हम सब लैंड पर रहते हैं और आप देखते हैं कैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वाटर हम सब के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल लीजिए, लाओस में कितने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर चाइना का मेजर स्टेक होना, और फ्यूचर में मलक्का स्ट्रेट थाईलैंड उसके करीब होने की वजह से फ्यूचर में इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर अपने स्टैंड से थाईलैंड को मैनेज करना, क्योंकि दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड एज अ थ्रेट कि फ्यूचर में कहीं फ्लड ना आ जाए। तो यानी कि आपने एग्जाम्पल सुना लैंड का और वाटर का, और फूड बेसिक एग्जिस्टेंस है। और ये आज की बात नहीं है, हमने हर वॉर में देखा है कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस आर एन आउटकम एज वेल एज अ वेपन। अब वेपन कैसे, आज हमें जानना है। हम स्टार्ट करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से और बात करेंगे कि कैसे अभी स्थिति बदल रही है, क्या प्रोपेगेंडा है और क्या ट्रुथ है, और साथ में इतिहास से भी लेकर आएंगे, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ और अभी क्राइसिस किस तरफ जा रहे हैं। जरा हेडलाइन देखिए, एंटनी ब्लिंकन एक्यूजेस रशिया ऑफ रिफ्यूजिंग फूड एज अ वेपन इन यूक्रेन, यूजिंग फूड एज अ वेपन इन यूक्रेन। ऐसा कैसे? कहा जा रहा है कि इस टाइम यूक्रेन में करीब 18 मिलियन टन आपके ग्रीन्स हैं और करीब 60 मिलियन टन नेक्स्ट हार्वेस्ट में आने वाले हैं, लेकिन रशिया ब्लॉकेड कर रहा है सदर्न पोर्ट्स को, और इस वजह से वो जो वीट है वो नहीं जा पा रहा दुनिया के अलग अलग कोने में। इस वजह से वीट एंड अदर, फॉर एग्जांपल वीट और आपका सोयाबीन ऑयल, इनके जो प्राइसेस हैं लगभग डबल हो गए हैं दुनिया के कई कोने में। ऐसे में एक ये भी एनालिसिस आ रहा है जो कि टिमोथी स्नाइडर, जो कि येल यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन हैं, उनका कहना है कि रशिया की टैक्टिक है, रशिया इसके थ्रू एशिया और अफ्रीकन देशों को जो कि इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा झेल रहे हैं उनको स्टार्व करना चाहता है, भूखमरी लाना चाहता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि रशिया को इससे क्या फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि देखो, यूक्रेन में जो उनका वॉर है उसका लॉजिक बताया गया है उनकी अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रॉम नेटो फोर्सेस, और ऐसे में ये सफल हो जाएंगे अपने इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए अगर ये साबित कर दें कि देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सैंक्शंस देखे हमारे सामने लगते हुए वेस्टर्न नेशन द्वारा, तो वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से लगा ब्लॉकेड की वजह से हुए क्राइसिस, और क्राइसिस की वजह से आपके यहां हो रही है भुखमरी। तो असलियत में प्रॉब्लम पुतिन है या फिर वेस्ट है? तो साबित होगा कि वेस्ट इज द इशू, क्योंकि पुतिन तो कह रहे हैं मैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी इसलिए नहीं रखता कि मैं अफ्रीका को, एशिया को या अदर देशों को कुछ नुकसान पहुंचाऊं, मैं तो केवल अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहा था। तो ये एक एनालिसिस आ रहा है। जरा ये हेडलाइन देखिए, पोप प्लीड्स फॉर नॉट यूजिंग फूड एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड लिफ्टिंग यूक्रेनियन ब्लॉकेड। नाउ अब रशिया के इस पर जवाब आता है। रशिया कहता है कि हमें इडियट माना हुआ है क्या? रशिया कहता है कि आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अगर ब्लॉकेड्स हटते हैं तो हम इन 18 मिलियन टन जो आप बता रहे हैं वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट देम, और एक्सपोर्ट से हमें तो पैसा ही मिलेगा ना। वाई वी वुड सपोर्ट दिस? अब इस पे कहा जा रहा है क्योंकि ये केवल एक्सपोर्ट को ओपन करने की बात कर रहे हैं फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और उस पर भी कुछ क्लैरिटी है नहीं। रशिया का कहना है अच्छा, जिसकी आपको जरूरत केवल आप उसके लिए ओपन करेंगे, और जिसकी रशिया को जरूरत, रशिया में कितने सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो रहे हैं क्योंकि हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी यानी कि जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और अदर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रशिया में जरूरत थी, उस वजह से वहां पर अब वो बंद हो रहे हैं क्योंकि उस पर ब्लॉकेड लगा हुआ है। तो रशिया का कहना है कि देखिए, ओपन अगर आप करेंगे तो उस पर फूड, फर्टिलाइजर का भी ट्रेड होगा और अदर चीज़ों का भी ट्रेड होगा। दिस इज व्हाट वी वांट। तो ऐसे में एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं दिस इज एक्चुअली रशियाज इशू, रशिया इज डूइंग दैट। यूक्रेन की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज फूड बास्केट ऑफ यूरोप। अब जरा कुछ डेटा देखते हैं। एक्सपोर्ट मेजर ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन 1000 टन में जरा आप देखिए, 19-20-21, 19-20-21, ये 1000 टन में आपके एक्सपोर्ट हैं। अब टॉप इंपोर्टर्स में देखिए, चाइना 32%, EU 30%, इजिप्ट 9%। और अभी आप कुछ टाइम पहले सुन ही रहे होंगे कि इजिप्ट में मेजर क्राइसिस चल रहा है, और इसका एक रीजन है दिस कॉन्फ्लिक्ट। वीट में देखिए इजिप्ट 17%, अब आयात जो है इजिप्ट यूक्रेन से कर रहा था वीट का। इंडोनेशिया 15%, टर्की 9%। अब यहां पर सनफ्लावर ऑयल को लेकर 30% जो इंपोर्ट है इंडिया करता है यूक्रेन से। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ
अब रशिया यूक्रेन अगर हम कलेक्टिवली देखें तो 1/3 ऑफ ग्लोबल व्हीट सप्लाई यहां से होता है, 1/3। तो जाहिर सी बात है जो अभी हम डबल रेट्स देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण है। एग्रीकल्चर में आपको जरूरत है फर्टिलाइजर की, और मेजर न्यूट्रिएंट आपका पोटैश। रशिया एंड बेलारूस मिलाकर 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं पोटाश का। अब सोचिए, बेलारूस सपोर्ट कर रहा है रशिया का, और इस वजह से बेलारूस भी कितने सारे सैंक्शंस को झेल रहा है। तो जाहिर सी बात है सैंक्शंस एक बड़ा कारण बन जाते हैं फर्टिलाइजर की सप्लाई का एब्रप्ट होने का, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में जो एग्रीकल्चर का इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो लगाने में पैसा लगता है, तो वो ज़्यादा लग रहा है, तो यानी कि कॉस्ट बढ़ रही है किसान के लिए। ब्रेड बास्केट टू द वर्ल्ड, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल। अब मैं ग्रेन्स की बात करूं, ओवरऑल ग्रेन्स की बात करूं तो लगभग 1/4। देखिए रशिया यूक्रेन 102 मिलियन टन्स, ब्राज़ील 40 टन्स, EU 52 मिलियन टन्स, यहां पर अर्जेंटीना 56 मिलियन टन्स। अब एक और बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये फूड क्राइसिस चल रही हैं तो एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि या तो आप लीडर बनते हैं तब आपके पास क्षमता होती है, राइट, क्षमता के द्वारा आप फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कई बार सिचुएशंस आपको मौका देती हैं टू स्टेप अप, यानी कि इंडिया क्या इस समय इस वर्ल्ड की फूड बास्केट में अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकता है? क्या अपनी जो ग्रेन स्टोरेज पॉलिसी है उसमें ट्विकिंग करके नेट एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है? तो प्रोडक्शन स्टोरेज पॉलिसी में चेंज और उसके बाद एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो इफ इंडिया डू दैट, डू यू थिंक इंडिया कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू प्रेजेंट क्राइसिस? और जो ongoing crisis में solution प्रदान करता है, that is not just going to be recognized as a leader, it is also going to have sustained supplies, new market chains जो पहले available नहीं थी। Now, फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि देखो रशियंस के पास इतने स्किल है कि अभी जो ऑनगोइंग क्राइसिस हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को फर्दर भी बढ़ा सकते हैं। हमें केवल एक चीज़ चाहिए कि वेस्टर्न नेशंस हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस खराब ना करें। रशिया कह रहा है कि हम काफ़ी हैं और हम इस जो क्राइसिस चल रहा है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ अब एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि जो प्राइस राइस है इसमें मेजर रीज़न पुतिन ही है, मतलब ये पुतिन की इसके लिए जिम्मेदार हैं और बाकी जो सैंक्शंस वगैरह हैं वो तो दुनिया के लिए उपहार हैं। नाउ हिस्ट्री स्पोक फॉर इटसेल्फ। अब इतिहास के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नेपोलियन का फेमस कोट है कि आर्मी जो होती है अपने स्टमक पर चलती है, तो यानी कि वॉर एंड फूड का रिलेशन है। कई देश फूड क्राइसिस की वजह से जीतते हुए वॉर को हार जाते हैं। खैर वेस्ट का ये कहना हम इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं कि किसी वजह से अब पुतिन को लगे कि अब कमज़ोर हो गए और वो एक्चुअली स्टेप बैक कर लें, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। शशांक त्यागी फॉर यू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ जैसे अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो कनाडा एंड यूएस दे ऑल्सो एक्चुअली फाउंड कि एलाइड पावर्स को हमें सप्लाई करना पड़ेगा, तो अदर लैंड को उन्होंने डेडिकेट किया था स्पेशली टू फर्दर देयर एग्रीकल्चर बूस्ट, और उसको फिर उन्होंने सप्लाई किया था। तो कहने का मतलब है कि जब ये क्राइसिस आते हैं तो कई बार आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको अदर की हेल्प पड़ती है। जैसे अब यूके की बात करें तो यूके में भी आधी जो अपनी ज़रूरतें थी वो खुद पूरा कर पा रहे थे, लेकिन नेपोलियन ने नेपोलियन के साथ तो जैसे हुआ था, तो नेपोलियन यूके का अगर हम ट्रेजेक्ट्री देखें तो एक तो नेपोलियन का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, जब नेपोलियन ने, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी बहुत पहले की, ठीक है, तो उस टाइम पर तो नेपोलियन ने जैसी कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया तो एक्चुअली ट्रेड ब्लॉकेड था वो, यानी कि ब्रिटेन उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। तो ऐसे में उस टाइम पर भी ब्रिटेन को काम आई थी उनकी कॉलोनीज। अगर आपने पढ़ा हो चार्टर एक्ट के बारे में तो 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, आप यहाँ पर एक चेंज देखते हैं, राइट, जब ब्रिटिश कंपनीज अब फर्दर ट्रेड एक्सपेंड करती हैं भारत जैसी कॉलोनीज में। और अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान देखें तब भी जब उनके यहाँ फूड क्राइसिस आया था तब भी उनको किसने हेल्प की थी? कॉलोनीज ने हेल्प की थी। अब अगर जर्मनी की बात करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी वीक हुआ था फूड की वजह से, और उसके बाद हम वीक जर्मनी को हारते हुए देखते हैं। और हारने की वजह से जब भी कोई देश क्राइसिस में होता है तो वहाँ पर सॉल्यूशन देने के लिए एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाला व्यक्ति खड़ा होता है, क्योंकि उस टाइम लोगों को चाहिए तो सॉल्यूशन फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट दे वर फेसिंग, और वहाँ पर हम राइज ऑफ नाउ ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन, ये बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। यूएन के एफर्ट्स देखिए, यूएन का कहना है करीब 47 मिलियन, करीब 4 करोड़ से ऊपर जनता जो है इस टाइम फूड इनसिक्योर है इस क्राइसिस की वजह से। और ऐसे में वर्ल्ड मतलब यूएन का कहना है कि दैट सॉल्यूशंस शुड कम फ्रॉम रशिया शुड बी प्रेशराइज्ड। अब यहाँ पर एक ओडेसा आपको दिख रहा होगा, ये वो पोर्ट है, सदर्न पोर्ट, जिसको ओपन करने की जरूरत है। यूएन का कहना है कि वी आर गोइंग टू वर्क एज ब्रोकर, और हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन सैंक्शंस का क्या होगा? रशिया की टैक्टिक कहा जा रहा है कि रशिया चाहता है
कि आसपास के देशों में भुखमरी फैलेगी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो वेस्ट पर प्रेशर आएगा तो वेस्ट सैंक्शंस को लूज करेगा, और सैंक्शंस को लूज करेगा तो यूक्रेन पर जो उनका इन्वेजन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि सीरिया में देखिए, पुतिन ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करते रहे, जिससे कि रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ गया। रिफ्यूजी क्राइसिस से वो रिफ्यूजी का आउटफ्लो किसकी तरफ हुआ? वेस्टर्न नेशंस की तरफ हुआ और टर्की की तरफ हुआ। तो वेस्टर्न नेशंस ने जब देखा कि यार ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए बन गई है, तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर पुतिन के जो एक्शंस हैं उन पर थोड़ा यू कैन से शेड डाल दी कि ठीक है अभी बशर असद वहां पर सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद यही टैक्टिक है कि प्रॉब्लम को इतना ज्यादा बढ़ा दो कि फाइनली जो आपका ओपोनेंट है वो भी कहे कि ठीक है, एज इट इज ठीक है। राइस एंड व्हीट का प्राइस डबल हो ही रहा है। अफगानिस्तान में आप क्राइसिस देखिए, अफगानिस्तान में ऐसे क्राइसिस, मेनी पीपल आर स्किपिंग देयर मील्स, मतलब खाना छोड़ रहे हैं। तो अगर डेवलप क्राइसिस हो रहा है तो एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस, प्राइस डबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दीज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? अगर मेंस में एक क्वेश्चन आए कि ग्लोबल फूड क्राइसिस के दौरान व्हाट आर द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले तो आप वेस्टेज को घटाएं। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी कि भारत हर साल में करीब 92,000 करोड़ रुपए का एक्चुअली जो फूड है हमारा वेस्ट हो जाता है। तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन कोल्ड स्टोरेज, और आपने देखा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स कोल्ड स्टोरेज। प्लस आपने देखा होगा कि वी आर स्टार्टिंग फूड पार्क्स, राइट, वी आर इन्वेस्टिंग इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यानी कि इन तरीकों से अब जो एक क्राइसिस है इनसे भारत सीख सकता है और सीख कर इन एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, डिप्लोमेसी पर फोकस किया जाए जिससे कि वॉर जैसी कंडीशंस आए ही ना। तीसरा, आप वॉर प्रॉफिटियरिंग को साइडलाइन कीजिए। कई बार क्राइसिस का इस्तेमाल प्रॉफिट के लिए होता है, वो नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस होता है तो यू नीड स्ट्रॉन्ग फूड चेन्स, यानी कि सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जहां से आपके पास खाना आएगा। ट्रेड पॉलिसीज को लिबरल करना चाहिए जिससे कि आसानी से ट्रेड हो सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किसी एक देश पर ही हो गए, तो अपने यहाँ भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और यील्ड का जो गैप है उसको फिल करना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। नाउ व्हाट इज इंडियाज न्यू टारगेट फॉर एलिमिनेट काला आजार, ये करंट का क्वेश्चन है, 2023 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन्वेजन, ऑल्सो सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। तो अभी चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो अभी जो आपको चैलेंजेस बताए उसमें आप एशिया, अफ्रीका का तो एग्जाम्पल देंगे ही देंगे, साथ में आप बताएंगे कि हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल एक्चुअली ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि इससे आप देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहा है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सो मेनी सेक्टर्स आर हैविंग जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती